बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है और इसकी स्टेटमेंट आप लोगों की बुक पर मौजूद है। हमें कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। आपके पास फर्स्ट पार्ट जी मौजूद है। आपके पास A1 दिया हुआ है 5 के एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं वो 23, 26, 29 है। लेकिन ये फर्स्ट 4 टर्म्स नहीं है। आप लोगों ने फर्स्ट 4 टर्म्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब किस तरह से करनी है देखें। आप लोगों ने सबसे पहले यहां पर आप सबको पता होना चाहिए कि एपी क्या चीज है। एपी के अलावा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। देखें, एपी का जो फार्मूला होता है वो होता है जनाब ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। ठीक है जी, ये हमारे पास एपी का फार्मूला होता है। अब यहां पर ए एन जो है ये लास्ट टर्म होती है। A1 जो है ये फर्स्ट टर्म होगी किसी भी सीक्वेंस की। n जो है n ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर को। और d जो है जनाब, इस d को हम कॉमन डिफरेंस बोलते होते हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हो भी सकता है कि नाम भी लिखा हो कि ये एपी का क्वेश्चन है। फिर आपने किस तरह से अपने समझना है कि ये क्वेश्चन एपी है, ये क्वेश्चन सम का है, ये जीपी है। देखिए, एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जीपी में कॉमन रेशो सेम होती है। फिर इसके बाद इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, वो आगे की बातें। तो अभी हम सबसे पहले एपी को सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास A1 दिया हुआ है 5। अभी हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करेंगे और वो किस तरह से करेंगे। देखिए, d इज इक्वल टू सेकेंड को फर्स्ट में से हम माइनस कर देंगे, 26 माइनस 23। कॉमन डिफरेंस हमेशा यही है कि आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से माइनस करना। ठीक है जी, तो जब भी आप आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 26 माइनस 23, तो d आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लिए। फार्मूला क्या होता है एपी का, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, अगर 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 आप लोग 29 को 26 से भी माइनस करें फिर भी 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है जी, तो अब जब कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आए तो वहां पर एपी का ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये एपी का फार्मूला है। देखें जी, अभी हमारे पास A1 है, A1 मौजूद है हमारे पास। हम n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, n की जगह 2 पुट करने वाले हैं। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए। अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म मौजूद है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1 इज इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म मौजूद है हमारे पास। हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, n की जगह 2 पुट कर रहा हूं। तो क्या आएगा, a इस n की जगह 2 आ जाएगा A1। A1 किसके इक्वल है, 5 के। A1 की जगह 5 प्लस n की जगह 2, फिर है d किसके इक्वल है, 3 के। तो d की जगह हमने 3 पुट कर दिया। 5 2 माइनस 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। A2 आ जाएगा 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनाब A2 की वैल्यू आ गई है। अभी हमने n की जगह 2 पुट किया तो A2 आ गया। अब हम n की जगह 3 पुट कर देंगे अपने फार्मूले में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये एपी का फार्मूला है हमारे पास। तो n की जगह 3 पुट कर लेते हैं। A3 इज इक्वल टू A1 की क्या वैल्यू है, A1 है 5 प्लस इस n की जगह पे 3 माइनस 1, फिर है d किसके इक्वल है, 3 के। तो इस d की जगह पे 3 आ जाएगा। A3 5 प्लस 3 माइनस 1 2 2 3 6। तो A3 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, n की जगह 4 पुट कर लेंगे। तो आप लोगों ने सिंपल फार्मूले में n की जगह क्या करना है,
4 पुट करना है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, पुट n इज इक्वल टू 4। क्या लिख लेंगे जी, पुट n इज इक्वल टू 4। तो ये जी आपके पास फार्मूला है एपी का, इसमें पुट करेंगे तो a इस n की जगह पे 4 आ जाएगा। a4 इज इक्वल टू, फिर है a1 की क्या वैल्यू है 5, a1 की जगह 5 प्लस n की जगह 4, देखे ना n माइनस 1 है, n की जगह 4, फिर है d किसके इक्वल है 3 के, तो d की जगह 3 आ जाएगा। a4 5 4 माइनस 1 3 3 3 9, ठीक हो गया जनाब। a4 5 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, पार्ट नंबर 1 की मैंने फर्स्ट 4 टर्म्स आपको निकाल दी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आप सबकी बुक पर मौजूद है। देखें a5 दिया हुआ है 17 और a9 दिया हुआ है 37। देखें जनाब, हम फार्मूला पढ़ रहे हैं AP का, जो कि होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। ये हमारे पास एपी का फार्मूला है। अब जरा बात को समझना है, यहां पर उसने हमें दिया हुआ है a5, देखा ना। हम यहां स्टार्ट करते हैं जी, देखें जी a5 दिया हुआ है उसने हमें 17, तो a5 किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 4d के। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। वो कैसे, देखें a के साथ जो भी वैल्यू होगी वो n की होगी। अब यहाँ a के साथ है 5, तो ये 5 जो है किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। तो हम इस n की जगह पुट कर देंगे, a5 आ जाएगा, a1 इस n की जगह पे 5 आ जाएगा, ठीक हो गया जनाब। तो हमें समझ आ गई कि a के साथ जो भी वैल्यू होगी वो n की होगी, उसको फार्मूले में n की जगह पुट कर देंगे। जैसे यहां a5 था तो n की वैल्यू 5 है, तो हमने अपने फार्मूले में n की जगह 5 पुट कर दिया। 5 a1 n की जगह 5 माइनस 1d, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a5 की क्या वैल्यू आएगी, a1 5 माइनस 1 4d आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास दिया हुआ है a9 इज इक्वल टू 37, तो a9 किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 8d के, और साथ में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा 37 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये कैसे आया, a के साथ जो वैल्यू है वो n की है, तो ये n की वैल्यू अब यहाँ 9 है। जब मैं n की जगह 9 पुट करूंगा, अब फार्मूले में n है ना, n की जगह मैंने 9 पुट किया, इस n की जगह भी मैंने क्या पुट किया 9, तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a1 प्लस 8d, ये a9 की वैल्यू आ जाएगी। बात की समझ आई है। देखिए जी, यहां पर उसने हमें कहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक हमें a1 चाहिए, दूसरा हमें d चाहिए। जब तक a1 और d नहीं आएगा तब तक हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब जो हम काम कर रहे हैं ये a1 और d को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी हमारे पास, a1 प्लस 4d, या बेशक पहले बड़ी इक्वेशन लिख लें, कोई इशू नहीं है, जो सी मर्जी इक्वेशन लिख लें पहले। a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 37, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 17। तो आप सबको पता है सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस 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 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, a1 से a1 कट रहा है, a1 से a1 गया, 8d माइनस 4d बच जाएगा, 37 माइनस 17, तो ये बच जाएगा आपका 3 20 बच जाएगा,
ठीक हो गया जी। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 20 को 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जनाब ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ चुकी है, डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें A1 चाहिए, तो अब हमें A1 चाहिए। डी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी आसान है, तो यहां हम लिख लेते हैं पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17। A1 D किसके इक्वल है, 5 के, D की जगह 5 इज इक्वल टू 17। A1 4 5 आर 20 प्लस 20 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 17 माइनस 20 क्या होता है, -3 होता है। ले जी आपका A1 और D आ चुका है। अब हम आसानी के साथ नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। A1 आ गया, फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम n की जगह 2 3 4 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम n की जगह 2 पुट कर देते हैं, हमें तो फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए। तो फार्मूला हमें आता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1t, ये हमारे पास फार्मूला है। n इक्वल है 2 के, तो इस n की जगह 2 इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है, -3 के, प्लस फिर n किसके इक्वल है, 2 के, तो इस n की जगह 2 आ जाएगा, साथ में -1 आ जाएगा, बाहर है d किसके इक्वल है, 5 के, तो इस d की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। A2 इज इक्वल टू -3, 2 - 1 1 होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। A2 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 2 हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। अब A3 और A4, तो अब हम n की जगह 3 पुट कर देंगे, छोटू सा काम करेंगे, n की जगह 3 पुट कर देंगे। बस देखें जी किस तरह से करेंगे, यहां लिख लेते हैं पुट n इज इक्वल टू 3। तो फार्मूला यही है, सेम यही काम करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं जी फार्मूला आपके कहने पर an A1 n-1d, n की जगह 3 A1 किसके इक्वल है, -3 के, तो A1 की जगह -3, n की जगह 3, फिर है जी d किसके इक्वल है, 5 के, तो d की जगह हम 5 पुट कर देंगे। A3 इज इक्वल टू -3, 3 - 1 2, 2 5 आर 10, तो A3 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 7 हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास A3 आ चुका है। A4 भी चाहिए हमें चाहिए A4 तक। अब हम इसको रेस कर लेंगे, तो n की जगह 4 पुट कर देते हैं। तो यहां लिख लेते हैं पुट n इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला हमें आता है जी जनाब, क्या था जी फार्मूला, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d, n की जगह 4, A1 की जगह -3, हमने A1 शुरू में ही फाइंड कर लिया, n की जगह 4 -1d, d किसके इक्वल है, यहां पे हमने d फाइंड किया हुआ है 5 के, तो इस d की जगह पे 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट A4 इज इक्वल टू -3, 4 - 1 3, 3 5 आर 15 होता है जनाब। A4 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, -3 प्लस 15 12। तो ये जी हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म्स थी, A1 A2 A3 A4। फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी, सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है
3a7 इज इक्वल टू 7a4 एंड a10 इज इक्वल टू 33। सबसे पहले जी फार्मूला हम AP का पढ़ रहे हैं आजकल, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। 3a7 इज इक्वल टू 7a4। 3a7 किसके इक्वल होगा? a1 प्लस 6d के। और a4 किसके इक्वल होगा? a1 प्लस 3d के। वो कैसे, जरा देखें। सबसे पहले तो हमें a7 चाहिए। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि a के साथ जो भी वैल्यू होगी वो n की होगी। तो यहाँ a के साथ 7 है, तो मतलब ये वैल्यू n की है ना। तो फिर मेरे भाई हम n की जगह क्या पुट करेंगे? 7 पुट करेंगे। a7 a1 7 माइनस 1, तो a7 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 7 माइनस 1 6d आ जाएगा। और जब हम n की जगह 4 पुट करेंगे तो यहाँ a4 आएगा, n की जगह 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो a4 की वैल्यू आ जाएगी a1 प्लस 3d। तो उम्मीद है जी आपको यहां तक समझ आ चुकी है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3a1 3 6 आर 18, 7a1 7 3 आर 21। ये वाली वैल्यू मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं। 7a1 21d, 3a1 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, 18d जनाब इस साइड पर आकर माइनस 18d हो जाएगा। 7 और माइनस 3 4a1 हो जाएगा, 21d माइनस 18d ये 3d हो जाएगा। जिसको नहीं आता वो अपने कैलकुलेटर पे लिख ले। 7 माइनस 3 4, 21 माइनस 18 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का नेक्स्ट एक और तरीका है, जरा अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, या इसके अलावा फिर आपको नेक्स्ट आगे जाके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। मैं आपको इसका आसान सा तरीका बताता हूं। देखें 4a1 प्लस 3d यहाँ के माइनस 3d हो जाएगा। a1 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 यहाँ के इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब देखें a10 किसके इक्वल है? 33 के। तो हमने यहां पर लिया जनाब a10 इज इक्वल टू 33। तो a10 किसके इक्वल होगा? a10 a1 प्लस 9d के। a10 इक्वल होगा a1 प्लस 9d के। वो कैसे? जब मैं n की जगह 10 पुट करूंगा, a10 a1 n की जगह 10 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। तो a10 की क्या वैल्यू आएगी? a1 प्लस 9d। अब नेक्स्ट देखें जी, a1 किसके इक्वल है? माइनस 3/4d के। तो इस a1 की जगह मैं पुट कर रहा हूं माइनस 3/4d प्लस 9d इज इक्वल टू 33। ठीक हो गया। साथ में मैं क्या लिख दूंगा? 3 डॉट लगा के लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि ये a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आई है। अब जरा नेक्स्ट समझिएगा, जिसके डिवाइड में कुछ भी ना हो उसके डिवाइड में 1 होता है। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 4 1s आर 4, और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां पर, इसको यहां पर। ठीक है जी। तो 1 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा और साथ में d आ जाएगा। 1 को -3 से -3d, फिर इस 4 को इस 9 से करेंगे, 4 9s आर 36 हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। और साथ में आ जाएगा इज इक्वल टू 33। कैलकुलेटर माशाल्लाह जी आप सबके पास मौजूद है, तो आप लोग उसमें आसानी के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें, -3 प्लस 36 33 आ जाएगा। ये डिवाइड में 4 है,
तो 4 यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट d इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई 4 ओवर 33 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 33 यहां के डिवाइड हो गया, 33 से 33 कट गया, तो d की क्या वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई 4। याद रहे हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए मुझे a1 और d की वैल्यू चाहिए थी, d आ चुका है, अब हम a1 निकाल लेंगे। इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो a1 इज इक्वल टू -3/4, d की जगह 4 आ जाएगा, -3/4, इस d की जगह पे 4 आ गया, ठीक हो गया, 4 से 4 कट गया, तो जनाब ये हमारा a1 भी आ चुका है, आपको मुबारक हो जी, तो a1 आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें नेक्स्ट a2 a3 a4 चाहिए, अब हम n की जगह 2 पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2। तो फार्मूला हम सबको आता है, फार्मूला क्या था जी, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d, ये फार्मूला था। अब हम n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू a1 की क्या वैल्यू आई है, -3 प्लस n-1, n किसके इक्वल है, 2 के, 2 - 1, फिर है d, और d किसके इक्वल है, 4 के, तो इस d की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया, तो a2 आ जाएगा -3, 2 - 1 1 होता है ना, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो -3 प्लस 4 1 होता है, तो a2 आ गया जनाब अली, अल्लाह के हुक्म से 1 आ चुका है जी हमारे पास। तो ये हमें a2 की वैल्यू दे चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो यहां हम लिख लेते हैं पुट n इज इक्वल टू 3। तो फार्मूला हमें आता है जी, तो फार्मूला क्या है जी, a1 प्लस n-1d, n की जगह 3, a1 की जगह -3, इस n की जगह 3, क्योंकि हम अब n की जगह 3 पुट कर रहे हैं, और d किसके इक्वल है, d का है, ये d है जी 4, ठीक हो गया जनाब। तो d 4 है, a1 -3 है, ये सेम रहेगा। तो नेक्स्ट देखें, a3 इज इक्वल टू -3, 3 - 1 2, 2 4 8, a3 इज इक्वल टू -3 प्लस 8 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जनाब a3 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम n की जगह क्या पुट करने वाले हैं, 4 पुट करने वाले हैं। तो देखें जी, नेक्स्ट देखते हैं, पुट n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। तो अब हम अपने फार्मूले में n की जगह 4 पुट कर देंगे, फार्मूला है an a1 n-1d, n की जगह 4, a1 की जगह -3, n की जगह 4, d की जगह 4, a1 की जगह -3, d की जगह 4। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकाली है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो a4 -3, 4 - 1 3, 3 4 12 हो जाएगा, तो -3 प्लस 12 9 हो जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ चुकी हैं, -3 1 5 और 9। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है इफ an-3 इज इक्वल टू 2n-5, वो कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आपने nth टर्म फाइंड करनी है सीक्वेंस की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, an-3 इज इक्वल टू 2n-5।
तो आपने nth टर्म फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा रिप्लेस n इज इक्वल टू n प्लस 3। तो जहां जहां n होगा वहां n प्लस 3 रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा a, इस n की जगह पे n प्लस 3 और साथ में ये वाला -3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इस n की जगह पे n प्लस 3 साथ में -5 आ जाएगा। अगर आपने इस तरह के सीक्वेंस की, इस तरह की टर्म की, आपने लास्ट टर्म फाइंड करनी हो, nth टर्म फाइंड करनी हो, तो n-3 है ना, तो n की जगह आप n प्लस 3 पुट कर देंगे। अगर होता n-4 तो फिर n प्लस 4 पुट कर देते, अपोजिट साइन पुट कर देंगे, तो nth टर्म आ जाएगी। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2n, 2 3 6 हो जाएगा, -5 an 2n प्लस 6 -5 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हमारी nth टर्म आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखें जी सब लोग अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 3 में? कह रहा है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 16। तो आप लोगों ने क्या हेडिंग लगानी है? गिवन दैट। आपके पास क्या गिवन है जी? बुक की स्टेटमेंट में देखें, वो कह रहा है इफ द फिफ्थ टर्म, तो A5 है हमारे पास 16 के इक्वल। A5 किसके इक्वल है? 16 के। फिफ्थ टर्म का मतलब है A5 जो कि है 16, और इसके बाद कह रहा है एंड 20 टर्म इज 46। क्या कह रहे हैं जी? 20 टर्म A20 जो है ये 46 के इक्वल है। हमें क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द 12th टर्म? तो आप लोगों ने क्या करना है? 12th टर्म क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। हमें एक A1 चाहिए होता है और दूसरा हमें D चाहिए होता है। ठीक है। अब देखें जैसे आपके पास A5 है 16 के इक्वल ना, ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है A5 16 है, तो इस A5 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 4D लिख सकते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। देखें मैं आपको समझा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में कि AP का फार्मूला होता है AN A1n-1D। मैंने बताया कि A के साथ जो भी वैल्यू होती है वो N की होती है। यहाँ 5 है ना, तो N की वैल्यू यहां पर हमारे पास 5 है, तो N की जगह 5, A5 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, N की जगह 5 आ जाएगा, D आ जाएगा, A5 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो A5 की वैल्यू आ गई A1 प्लस 4D। ठीक हो गया जनाब। अब आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है? A20 है। A20 इज इक्वल टू 46। तो A20 क्या आएगा? A1 प्लस 19D। A1 तो आएगा ही आएगा, 20 से एक बैक वैल्यू आ जाएगी, तो A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46। इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, या आप n की जगह यहां 20 पुट कर लें, तो 20 - 1 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा ना। तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारा काम अब हम A1 और D फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, A1 और D चाहिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने लिख दिया कि अब हम भाई इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम अपनी स्पेस बना लेते हैं जी। ठीक है जी। तो कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देखें, A1 प्लस 4D 16 है, A1 प्लस 19D 46 है। तो बड़ी इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, प्लस 19D, और इसके नीचे छोटी इक्वेशन 4D इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं ना, तो A1 से A1 कट गया, 19 - 4 15 होता है, 46 - 16 क्या होता है? 30 होता है। D हमारे पास आ जाएगा 15, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा
30 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो d आ गया। अब हम इस d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो आपके पास a1 आ जाएगा। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम d की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये है इक्वेशन नंबर 1। a1 प्लस 4d, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 16। a1 प्लस 4d की वैल्यू है 2। d की वैल्यू 2 है ना, जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। 4 2 8 होते हैं, तो 8 यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 8 क्या होता है, 16 माइनस 8 8 होता है। तो जनाब ये हमारे पास a1 आ गया है। कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें a1 और d चाहिए होता है। जब तक a1 और d नहीं होगा आप लोग कोई भी टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। याद रखिएगा मेरी बात, पल्ले बाद में लिख लें इसको कहीं पर। फिर कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें a1 और d चाहिए होता है। तो a1 और d आ चुके हैं। हमने यहां फाइंड करनी थी 12th टर्म a12। तो फार्मूला क्या था, an a1 n माइनस 1d। तो अब मैं पुट कर रहा हूं n इज इक्वल टू 12, तो इस n की जगह 12 आ जाएगा। a1 का क्या आंसर निकला है, a1 का 8। तो a1 की जगह मैंने 8 पुट किया। n किसके इक्वल है, 12 के, क्योंकि हमें 12th टर्म चाहिए। और d किसके इक्वल है, d हमने ऊपर फाइंड किया, d इक्वल है 2 के। तो d की जगह 2 आ जाएगा। a12 8 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 2s are 22। a12 8 प्लस 22 क्या होता है मेरा भाई, 30 होता है। तो ये जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, वो हमें कह रहा है फाइंड द 13 टर्म। आपने 13 टर्म फाइंड करना है। आपके पास ये सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है। तो देखें, फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमेशा a1 की होगी। d कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे तो हमारा d आ जाएगा। और 13 टर्म फाइंड करनी है, 13, तो n इज इक्वल टू 13 होगा, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जिसके साथ th होगा तो वो n की वैल्यू होगी हमेशा। जिसके साथ th लिखा होगा वो n की, यहाँ लिखा हुआ है ना 13th, ऊपर th लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देख लो बेशक। तो ये n की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो फार्मूला हमें आता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो n किसके इक्वल है, 13 के। n की जगह 13, a1 इक्वल है x के, n की जगह 13। फिर है जी d किसके इक्वल है, 1 माइनस x की। तो a13 इज इक्वल टू x, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा जी a13 x, 12 1s are 12, 12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x आ जाएगा। a13 इज इक्वल टू, ये 12 वैसे ही आ जाएगा, x माइनस 12x तो माइनस 11x। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारी 13 टर्म आ जाएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द 18 टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोगों ने क्या लिख लेना है, गिवन दैट। इसमें हमें क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं, फाइंड द 18th टर्म। तो a18 फाइंड करना है आपने, a18 फाइंड करना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होना है ये। इफ द 6th टर्म इज 19, a6 है हमारे पास 19, और साथ में कह रहे हैं एंड 9th टर्म इज 31, और इसकी 9th टर्म है a9 इज इक्वल टू 31। तो ये मैंने 19 लिखा है, बेचारा ये बीमार हो गया था ना, तो इसलिए सही से लिखा नहीं गया, अब ये तंदुरुस्त हो गया। चलें जी, अब कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, a1 चाहिए और d चाहिए। तो a1 और d फाइंड करने हैं। अब जैसे a6 दिया हुआ है 19,
तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 5D लिख सकते हैं। मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बता दिया कि इसको हमने किस तरह लिखा है। n की जगह 6 पुट करेंगे ना फार्मूले में, तो 6 माइनस 1 क्या होता है, 5 होता है। तो A1 प्लस 5D। तो ये जो A9 है, जल्दी जल्दी बताओ ये किसके इक्वल आएगा, A9 इज इक्वल टू 31। तो 9 माइनस 1 8 होते हैं ना, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 8D आ जाएगा इज इक्वल टू 31। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब जी हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी सी बड़ी है, इसको मैं ऊपर लिख लूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को मैं नीचे लिख लूंगा, बस इतना सा मैं काम करूंगा, ठीक है। तो देखें जी, इक्वेशन नंबर 2 है A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 31, और बड़ी इक्वेशन ऊपर लिख ली, छोटी नीचे लिख ली है, ठीक है। इससे काम आसान हो जाता होता है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, A1 से A1 गया, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू 4 आ जाएगी। 3 4 क्या होता है, 3 4 12 होता है। अब इस D की वैल्यू को आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 19। A1 प्लस 5D, D की क्या वैल्यू है, 4 है, D की जगह 4 आ जाएगा। 5 4 20 होता है ना, तो 20 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 20 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। A1 19 माइनस 20 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ फाइंड क्या करना था, तो हमने यहाँ फाइंड करना है A18। तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे, फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं जी, यहाँ स्पेस बना लेते हैं। अब जी हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हम सबको आता है, क्या है जी फार्मूला, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। तो हमने फाइंड करना है A18। अब हम n की जगह 18 पुट करने वाले हैं, तो ये n है, n की जगह 18 इज इक्वल टू A1। A1 का क्या आंसर आया है, -1। A1 का आंसर -1, n की जगह 18, D का आंसर 4 आया है, D का आंसर 4 आया है, A1 का आंसर -1 आया है। तो A18 -1, 18 माइनस 1 17 होता है। 17 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 7 28 हो जाएगा और 68 आ जाएगा, और -1 प्लस 68 67 हो जाएगा। तो ये हमारी 18 टर्म आ जाएगी, जो कि हम लोगों ने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 5 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमें कह रहा है विच टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच टर्म। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो विच टर्म या फाइंड टर्म, तो उसका मतलब होता है कि आप लोगों ने n फाइंड करना है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, n। तो सबसे पहले तो अब आपने याद रखना है, विच टर्म लिखा हो या फाइंड टर्म तो n फाइंड करना है। फर्स्ट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, A1 के। लास्ट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, AN के। और D कैसे फाइंड करते हैं, D फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके। तो 2 माइनस 5 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने बहुत ही मुश्किल काम, और भाई बहुत मुश्किल नहीं, वही सेम टू सेम फार्मूला लिखेंगे, AN A1 n माइनस 1D। AN किसके इक्वल, -85 के। A1 किसके इक्वल, 5 के। n हमने फाइंड करना है,
डी किसके इक्वल -3 के, डी किसके इक्वल -3 के। -85 + 5 यहाँ के -5 हो जाएगा। ये जो -3 है ना, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3n, -3 को -1 के साथ +3, -85 -5 -90 +3 है, इस साइड पर आकर -3 हो जाएगा, -90 -3 -93, -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो n का आंसर आ जाएगा 31, n का आंसर क्या आ जाएगा 31, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी तरह का ही है। लिखें जी, अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 7 लिख लें। आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, वो कह रहा है -2 4 10 अप टू सो ऑन 148, -2 4 10 अप टू सो ऑन 148। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी बता दिया कि क्वेश्चन में जब भी लिखा हो विच टर्म या फाइंड टर्म, तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना होता है, n फाइंड करना होता है। तो अब यहां देखें जी, हमने यहां पर n क्या करना है, n फाइंड आउट कर लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू किसके इक्वल, a1 के। d कैसे फाइंड करेंगे, d सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली, इसको इसमें से कर दें तो ये 4 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 2 है ना, तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस में साइन चेंज होते होते हैं। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो d 6 आ गया। और लास्ट टर्म, इससे यहाँ पे आंसर भी लिख लें तो ज्यादा खूबसूरती हो जाएगी। और लास्ट टर्म किसके इक्वल होती है जनाब, an के। तो an आ जाएगा 148 आ जाएगा, ये लास्ट टर्म आ जाएगी। अब फार्मूला जी हमें आता है an = a1 + n-1d। an किसके इक्वल है, 148 के। तो an की जगह 148, a1 की जगह -2, n हमने फाइंड करना है, और d की जगह 6 आ जाएगा। a1 की जगह -2, d की जगह 6 आ जाएगा। -2 यहाँ के +2 हो जाएगा, +2, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6n - 6, ये हो जाएगा जनाब 150, 148 + 2, -6 इस साइड पर आकर प्लस का 6 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 156 हो जाएगा, = 6n। 156, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 156 डिवाइडेड बाय 6 लिखें अपने अपने कैलकुलेटर पर, तो वो आएगा जी 6 3 12, 6 36, तो n आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वाओ जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो वाओ क्वेश्चन है। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो हमें कह रहा है a1 दिया हुआ है उसने, मजे का क्वेश्चन है। उसने पहले ही हमें वैल्यूज बना के दे दी हैं। a1 11 है, an 68 है, an हमारे पास 68 है, और जनाब d आपके पास है 3। d आपके पास क्या है, नीचे लिख रहा हूं मैं, d आपके पास 3 है, और वो हमें कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स। इस क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में मैंने अभी बोला लिखा हो फाइंड टर्म, हाउ मैनी टर्म, विच टर्म, तो आपने n फाइंड करना होता है। तो आप लोगों ने n फाइंड करना होता है। तो फार्मूला जी आप सबको आता है, an = a1 + n-1d। ये फार्मूला जी आप सब लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो an इक्वल है 68 के, an की जगह 68 = a1 की जगह 11, n-1, n नहीं है हमारे पास, और d हमारे पास 3 है। तो हमने अपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया है। तो ये प्लस का 11 है, यहाँ के माइनस का 11 हो जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3n - 3, इसको आप लोग माइनस कर लेंगे, 57 आ जाएगा। -3 यहाँ के +3 हो जाएगा।
ये 60 आ जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 60 को 3 पे आप लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो हमें कह रहा है आप लोगों ने nth टर्म फाइंड करनी है। तो हमने इसको वो हमें कह रहा है इफ द nth टर्म इज 3n-1, वो हमें कह रहे हैं कि अगर an जो है वो 3n-1 के इक्वल है देन फाइंड द एपी। तो आप लोगों ने क्या करना है, एपी फाइंड करना है। देखिए nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म, ये आपके पास अब मौजूद है। लास्ट टर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एपी में an के इक्वल, ठीक हो गया। तो ये लास्ट टर्म आपके पास मौजूद है, an के इक्वल है, हमने इसका सीक्वेंस निकालना है। तो बहुत ही आसान है। तो पहले हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 3, n की जगह 1 माइनस 1, 3 1 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम n की जगह 2 पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, a2 3, n की जगह 2 माइनस 1, 3 2 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हम n की जगह 3 पुट कर देंगे, कम से कम 4 वैल्यूज तो कर लेना। तो n की जगह 3 पुट कर लेते हैं, a3, n की जगह 3 माइनस 1, 3 3 9, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 माइनस 1 5 होता है। थोड़ा मैं जल्दी में कर रहा था। 3 3 9, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट कर देंगे। तो a4 3, n की जगह 4 माइनस 1, 3 4 12, 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया है, 2 5 8 11 अप टू सो ऑन। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये आपका एपी है, आप इसके साथ लिख सकते हैं हिंस द रिक्वायर्ड एपी इज। तो ये आपका रिक्वायर्ड एपी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अब हमारे पास 2 हिस्से हैं। तो जनाब इसका पहला हिस्सा है, देखें वो क्या है, डिटरमाइन वेदर -19 एंड 2 आर द टर्म्स ऑफ एपी 17 13 9। ये जो -19 और 2 जो है, क्या ये इन गिवन टर्म्स की आपके पास टर्म हो सकती हैं, गिवन सीक्वेंस की टर्म्स हो सकती हैं। अगर इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाए, जैसे नेगेटिव आ जाए, जैसे फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे अंडर रूट में आ जाए, तो वो तो फिर नहीं होगी। अगर सिंपल आ जाए पॉजिटिव में तो फिर वो टर्म हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आप लोग भी हेडिंग लगा लेंगे, अपनी अपनी बुक पर देख लें जी, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। वो हमें क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन 1। मैं हेडिंग लगा लेता हूँ सोल्यूशन 1 की। सॉल्यूशन, इसके 2 पार्ट है ना, तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सोल्यूशन फर्स्ट की हेडिंग लगा रहा हूँ। तो सीक्वेंस है जी 17 13 9 अप टू सो ऑन। 17 13 9 अप टू सो ऑन। तो ये आपका जनाब एपी है, ये आपका क्या है, एपी है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप सबको पता है कि फर्स्ट वैल्यू जो होती है ये a1 की होती है, हमेशा a1 फर्स्ट वैल्यू। d कैसे फाइंड करेंगे, 13 माइनस 17 अगर मैं करूंगा, 13 माइनस 17 तो d आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो ये d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। और जो फर्स्ट पार्ट है वो है -19। तो an की क्या वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास, -19 है। तो फर्स्ट पार्ट है -19, ये जो -19 और 2 है ये आपके पास लास्ट टर्म है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या लिख लेना है, फार्मूला लिख लेना है। तो फार्मूला आपको आता है, तो फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d, ऐसे ही ना। तो an किसके इक्वल है, -19 के, an की जगह -19, a1 किसके इक्वल है, 17 के, n किसके इक्वल है, n तो माशाल्लाह से है ही नहीं, ये हमने फाइंड करना है। और d इक्वल है -4 के, a1 17 d -4 an -19, ठीक हो गया जी। तो -19 ये d इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, घबराना नहीं है। -19 प्लस 17 यहाँ के -17 हो जाएगा। -4 को n से मल्टीप्लाई किया
-4 को -1 से किया तो +4 आ जाएगा। -19 और -17 आप इसको ऐड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। माइनस का 36 आ जाएगा, प्लस का 4 यहाँ के माइनस का 4 हो जाएगा। -36 -4 -40 आ जाएगा, तो -4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। -40 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो n का आंसर आ जाएगा 10। तो ये टोटल नंबर 10 हो सकते हैं, ठीक है। अगर -10 होता फिर तो पॉसिबल नहीं था। अब ये पॉजिटिव 10 है तो ये पॉसिबल है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, हिंस -19 इज द 10th टर्म ऑफ गिवन AP। तो -19 जो है वो 10th टर्म है AP की, ठीक है। ये जो -19 है ये लास्ट टर्म तो है इस सीक्वेंस की, लेकिन ये कौन सी टर्म है, 10th टर्म है। हिंस -19 is the 10th term of AP। ठीक हो गया जनाब। अब हम देखते हैं क्या 2 जो है सेकंड पार्ट जो है, क्या 2 इसकी टर्म हो सकती है। अब हम यहां हेडिंग लगा लेते हैं सॉल्यूशन 2 की। अब हम हेडिंग लगा रहे हैं सॉल्यूशन 2 की। तो अब वो कह रहे जी कि 2 इसकी टर्म हो सकती है, तो फिर हमने सीक्वेंस ले लिया 17 जो क्वेश्चन में है, 13 9 अप टू सो ऑन। अब हमने 2 को चेक करना है, तो 2 है ना, तो an इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, a1 आ जाएगा 17 और d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा -4। देखिए ना, d हमने निकाल लिया 13 -17, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यहां पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं, अपना फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। an इक्वल है 2 के, a1 इक्वल है 17 के, n हमारे पास नहीं है, d आ जाएगा -4। हमने यहां से सारी वैल्यूज देख के पुट कर दी हैं, तो 2 आ जाएगा प्लस 17 यहाँ के -17 आ जाएगा, -4 को मल्टीप्लाई किया n के साथ, -4 को 1 के साथ, -15 आ जाएगा, +4 यहाँ के -4 हो जाएगा, -4n। दोनों को माइनस करेंगे तो मतलब जब साइन सेम हो तो वैल्यूज ऐड होती हैं। -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, n इज इक्वल टू 19/4। क्या टोटल नंबर कभी डिवाइड में हुए, टोटल नंबर कभी भी डिवाइड में नहीं हुए। क्या कभी टोटल नंबर या कोई टर्म कभी माइनस में हुई है, कभी भी नहीं हुई। तो जैसे ये तो सिंपल था ना, ये ना डिवाइड में था ना इसके साथ माइनस था, तो इसलिए -19 जो है वो 10th टर्म हो गई, लेकिन 19/4 तो नहीं। तो इसका क्या लिखेंगे, हिंस 2 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। हिंस 2 is not the term of given 2, तो इस गिवन AP के टर्म ही नहीं है, गिवन AP। तो हमें समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हम 11 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी बुक पर स्टेटमेंट देख लेंगे। हमें कह रहे हैं इफ LMN आर पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म, तो आपने शो करना है। फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आना चाहिए और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आना चाहिए। तो कुछ स्टेप्स मैं यहाँ कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के, ताकि जी आप सबका जो टाइम है वो क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस पढ़ा, आप लोगों ने सीखा कि जिसके साथ TH होता है वो N की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर P के साथ भी TH है, Q के साथ भी TH है और R के साथ भी TH है, तो ये N की वैल्यू है, पहली बात। ठीक है, तो L जो है वो P के इक्वल है, इसके बाद M Q के इक्वल है और N जो है वो R के इक्वल है। ठीक है जी, तो देखिए जरा, L जो है वो pth टर्म के इक्वल है,
m किसके इक्वल है, qth टर्म के, और n किसके इक्वल है, rth टर्म के। तो ये मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से देखकर लिखा है। तो l इज इक्वल टू pth टर्म को मैंने लिखा ap। वो कैसे, मैंने अभी आपको बताया जिसके साथ th होता है वो n की वैल्यू होती है। ठीक है, ये फार्मूला an से शुरू होते हैं ना, an a1 n-1d। तो यहां पर जो pth है ये n की वैल्यू है, तो n की जगह मैंने p पुट किया तो ap हो जाएगा। qth n की जगह q पुट किया तो aq हो जाएगा। rth n की जगह r पुट करेंगे तो ar हो जाएगा। n इज इक्वल टू ar, m इज इक्वल टू aq, l इज इक्वल टू ap। ठीक है जी, तो हम यूज कर रहे हैं ये वाला फार्मूला, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d। ठीक है जी, अब देखें l इज इक्वल टू ap, ap किसके इक्वल, a1 प्लस p-1d। मैंने कहा कि n के साथ जो भी वैल्यू होती है वो p यहाँ पे जो p है ये n की वैल्यू है, क्योंकि इसके साथ th है। तो जब मैं n की जगह p पुट करूंगा, यहाँ n की जगह p आएगा, a1 प्लस n की जगह p आ जाएगा, p-1d आ जाएगा। तो फार्मूले में ये l वैसे का वैसे ही आ गया, ap किसके इक्वल आ गया, a1 प्लस p-1d के, n की जगह p पुट किया है इस फार्मूले में, n की जगह p। फिर इसके बाद क्या किया, m इज इक्वल टू aq है ना, तो n की जगह q पुट करेंगे तो a1 प्लस n-1d है ना, तो n की जगह q आ गया। फिर n इज इक्वल टू ar है, फिर n की जगह r पुट कर देंगे फार्मूले में, तो a1 प्लस r-1d आ जाएगा। ठीक है जी, l इज इक्वल टू a1, d को अंदर मल्टीप्लाई किया pd, d को 1 के साथ, m इज इक्वल टू a1, d को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, n इज इक्वल टू a1, यहाँ d को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से लेकर गिवन दैट से लेकर यहां तक दोनों पार्ट्स के लिए ये स्टेप करना जरूरी है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों के लिए, गिवन दैट से लेकर यहां तक ये दोनों के लिए है। ठीक है, बोर्ड में एक पूछेगा तो जो भी एक पार्ट आ जाए बोर्ड में, तो यहां से लेकर यहां तक ये स्टेप करना जरूरी होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। फिर मैंने पार्ट नंबर 1 लिख लिया, ये आपका पार्ट नंबर 1 है आपकी बुक पर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। l किसके इक्वल है, a1 प्लस pd माइनस d के, l की वैल्यू पुट की, m की वैल्यू पुट की, ये वाली m की वैल्यू पुट कर दी। फिर है n, तो यहां मैंने n फाइंड किया है, तो n की वैल्यू पुट की और p माइनस q आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a1 को q के साथ, a1 को r के साथ, फिर pd को q के साथ, pd q आ जाएगा, फिर pd को r के साथ, pdr, फिर माइनस d को q के साथ, माइनस dq, फिर माइनस d को माइनस r के साथ, माइनस माइनस प्लस dr आ जाएगा। तो इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a1 को r के साथ, a1r, a1 को p के साथ, a1p आ जाएगा। फिर qd को r के साथ, qdr आ जाएगा, फिर qd को p के साथ, qdp आ जाएगा, फिर माइनस d को r के साथ, माइनस dr आ जाएगा, फिर माइनस d को p के साथ, माइनस dp आ जाएगा। अब इस लास्ट वाली वैल्यू की बारी, a1 को p के साथ, a1p, फिर a1 को q के साथ, फिर rd को p के साथ, फिर rd को q के साथ, फिर d को p के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस d को q के साथ। तो जनाब हम यहाँ पर तमाम वैल्यूज को आपस में क्या कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो ये आप लोग पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं। तो देखें जी 1 2 3, तो जब इससे हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a1 माइनस d को जब माइनस r से करेंगे तो प्लस dr आ जाएगा, माइनस d को जब माइनस p से करेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस dp हो जाएगा। बाकी ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या कुछ कट हो रहा है। देखें जी सारा ही कट होगा। यहाँ पे a1q से माइनस a1q कट गया,
A1R से -A1R से प्लस A1R ये कट गया, प्लस PDQ से माइनस PDQ ये राजी लास्ट में माइनस PDQ कट गया, माइनस PDR से प्लस PDR ये कट गया, माइनस DQ से प्लस DQ कट गया, माइनस A1P से प्लस A1P प्लस DP से माइनस का DP माइनस DR से प्लस का DR माइनस RDQ से प्लस का RDQ कट गया, सारी वैल्यूज कट गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखें जी, ये पार्ट नंबर 2 मैंने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, तो ये P वैसे ही आ जाएगा, M की वैल्यू हम यहां फाइंड आउट कर चुके हैं, ये M की वैल्यू है, A1 प्लस QD माइनस D, A1 प्लस QD माइनस D, फिर माइनस N है, ये माइनस N की वजह से ये जो N की वैल्यूज हैं इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का A1 हो जाएगा, माइनस का RD हो जाएगा, तो ये माइनस का D है ना, तो ये प्लस का D हो जाएगा। तो जनाबे आली ये हमने M माइनस N की वैल्यूज को पुट कर दी है। इसके बाद प्लस Q N माइनस L, तो N माइनस L N, ये N की 3 वैल्यूज हैं, A1 RD माइनस D, A1 RD माइनस D, फिर है माइनस L, तो माइनस L जो है माइनस की वजह से इसके सारे साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, माइनस का A1 माइनस का PD प्लस का D, माइनस का A1 माइनस का PD प्लस का D, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई N माइनस L की, फिर प्लस R, फिर है जी L माइनस M, L और M की वैल्यू पुट कर देते हैं। L की ये वैल्यू A1 प्लस PD माइनस D, A1 प्लस PD माइनस D, ये L की वैल्यू, फिर माइनस M, फिर M की वैल्यूज, ये M की वैल्यूज है, माइनस करेंगे ना, इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस का A1 माइनस का QD लो जी, माइनस का A1 QD प्लस का D आ जाएगा, तो इसके हमने साइन क्या कर दिए हैं, इस पूरी वैल्यू के साइन हमने चेंज कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखें जी, ये प्लस का A1 माइनस का A1 कट गया, माइनस का D प्लस का D कट गया, इसी तरह यहाँ A1 से माइनस का A1 माइनस का D प्लस का D कट गया, यहाँ भी A1 से A1 और D से D कट गया। बाकी जो वैल्यूज बच गई उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, P को अंदर मल्टीप्लाई, PQD, P को RD से मल्टीप्लाई PRD, फिर Q को QRD माइनस QPD, Q को इसके साथ भी इसके साथ भी, फिर R को PD के साथ RPD, R को माइनस QD के साथ माइनस RQD आ जाएगा। अब हम इस पूरी वैल्यू को कट कर देंगे, PQD से माइनस PQD, माइनस PRD से प्लस PRD, प्लस QRD से माइनस QRD, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम 12 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, आपने nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब an फाइंड करना है। अब जरा देखिएगा आपके पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें, डिवाइड में 3 है, मतलब एंड तक 3 होगा, पावर में स्केयर है, मतलब एंड तक स्केयर होगा। तो हम फिलहाल क्या कर लेते हैं, स्केयर को और 3 डिवाइड को हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट वैल्यू A1, D कैसे फाइंड करेंगे, 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, D3 आ जाएगा। और आपने nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब an को क्या करना है, फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, A1 n माइनस 1 D। तो A1 की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू नहीं है, D की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है।
तो 4, 3 को मल्टीप्लाई किया, 3n माइनस 3, 3n, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। अब देखें डिवाइड में 3 है, तो मतलब जो हमारी लास्ट टर्म होगी nth टर्म, उसके डिवाइड में भी 3 होगा। यहाँ होल की पावर 2 है, तो मतलब nth टर्म पर भी होल की पावर 2 होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। उम्मीद है सबको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमें कह रहे हैं इफ 1 ओवर a, 1 ओवर b, 1 ओवर c आर इन AP। क्वेश्चन नंबर है 13। अगर 1 ओवर a, 1 ओवर b और 1 ओवर c जो हो वो AP में हो, 1 ओवर a, 1 ओवर b, 1 ओवर c आर इन AP, तो आप लोगों ने शो करना है b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a। इसी तरह सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। तो यहां पर हमें दो दो कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस अप टू सो ऑन नहीं है। अगर अप टू सो ऑन होता और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होता तो फिर हम एक ही कॉमन डिफरेंस फाइंड करते। यहां पर जो सीक्वेंस है वो इनफिनाइट नहीं है। इनफिनाइट ना होने की वजह से हमारे पास जितने भी कॉमन डिफरेंस बन रहे होंगे वो हम सारे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर सिर्फ दो ही इक्वेशन बन रही हैं, सेकंड को फर्स्ट में से, सेकंड को फर्स्ट में से मतलब आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से माइनस करना। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक हो गया जनाब। तो 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a, 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b, दोनों को इक्वल कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a, 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। माइनस है, यहां पे आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, डिवाइड में सेम वैल्यू है तो b आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, AC एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, a प्लस c आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 ओवर b, a प्लस c ओवर ac आ जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे, 2 ओवर b को b ओवर 2 करें, तो दूसरी साइड पर भी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, a ओवर c, a प्लस सी, ए सी ओवर a प्लस सी। अगर हम यहां रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें यहां भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2 यहां डिवाइड हो रहा है, 2 यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ac ओवर a प्लस सी। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, नीचे लिख लेंगे आप लोग हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 14, लिख लें जी, अपनी अपनी बुक से देखकर ही लिखेंगे, जाहिर बात है। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जी। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो अपने अपनी बुक से स्टेटमेंट देख लेंगे। वो कह रहा है इफ 1 ओवर a, 1 ओवर b, 1 ओवर c, इफ 1 ओवर a, 1 ओवर b, 1 ओवर c आर इन AP, तो आपने शो करना है कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है a माइनस c ओवर 2ac के। तो कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूं, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, माइनस 1 ओवर a। इसी तरह यहां भी कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके 1 ओवर b, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से माइनस करते हैं, 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b, ठीक हो गया जनाब। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। क्या लिखा हमने, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं। तो अगर मैं लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करूंगा, इसकी लेफ्ट d है, इसका भी लेफ्ट d है, d प्लस d, तो इसकी राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की क्या है, 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a। इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड क्या है,
1/c माइनस 1/b। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट को राइट में ऐड कर दिया। d प्लस डी 2d हो जाएगा, प्लस 1/b से माइनस 1/b कट जाएगा। इन दोनों का AC LCM आ जाएगा। ठीक हो गया। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, यही एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। c को -1 के साथ माइनस सी, a को यहां +1 के साथ प्लस a आ जाएगा। 2d इज इक्वल टू प्लस माइनस सी प्लस a को लिख लेंगे a माइनस सी लिख लेंगे। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2ac आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस प्रूव हो जाएगा, a माइनस सी ओवर 2ac। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं 6.3 में। अल्लाह हाफिज।